फाइन स्टूडेंट, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री लेक्चर नंबर 46, ये लास्ट लेक्चर है इस सीरीज का। इसके बाद ये खत्म हो जाएगा लेक्चर टोटली। इंडियन नेशनल मूवमेंट, और अभी बहुत ही नज़दीक है हम लोग इंडिपेंडेंस से। देखो समझो, ओवल प्लान पिछले क्लास में बात हो चुका है, करेक्ट। हाँ, आगे देखो, ये भी जानते हो तुम लोग। देखो यहाँ पे समझो कि इलेक्शन फॉर द इंटरिम गवर्नमेंट 1946 इलेक्शन होगा। इलेक्शन वे हेल्ड फॉर द कॉन्स्टिट्यूंट, यानी कि इलेक्शन होगा ना, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कौन कौन लोग पहुँचेंगे। अब यहाँ पे देखो 292 अलॉटेड सीट्स में कांग्रेस को 201 मिला ब्रिटिश इंडिया में। देखो कांग्रेस यहाँ भी परफॉर्म अच्छा किया है। 4 सीट्स रिमेन वैकेंट, क्योंकि सिख ने बोला कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे। 4 सीट सिख के लिए भी था ना अलग से, हाँ, मगर सिख ने ज्वाइन नहीं किया। इंटरिम गवर्नमेंट को जो लीड करेगा वो और कोई नहीं, नेहरू जी होंगे। यही रेप्लिकेट हुआ ना बाद में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार जो बैठा है वो 9 दिसंबर 1946 को बैठा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट। अब प्रिंसली स्टेट नॉमिनीज एंड लीग रिप्रेजेंटेटिव वर एब्सेंट। बताओ, ना लीग आया अपना भेजा आदमी, और ना ही तुम्हारा प्रिंसली स्टेट भेजा, नहीं आया ये दोनों। और जो पहली बार जो बैठा था तो वही सच्चिदानंद सिन्हा थे, पहली बार जो बैठा था। और यही यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन था कि पहली बार असेंबली में कौन बैठे थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा बैठे थे 2-3 दिन के लिए। जो उसके बाद जो आए 11 दिसंबर 1946 को, तो राजेंद्र प्रसाद वहाँ प्रेसिडेंट बने थे। बात समझे, प्रेसिडेंट बने हैं। वो प्रेसिडेंट बनने का मतलब क्या बाबू, ये प्रेसिडेंट, ये अभी का प्रेसिडेंट नहीं है। ये प्रेसिडेंट का मतलब, सुनो बच्चे लोग अच्छे समझो, ये प्रेसिडेंट का मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके जो स्पीकर होंगे ना, उसको प्रेसिडेंट बोला जा रहा है। अब क्या हुआ कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान बना देगा तो वो जो स्पीकर है जिसको प्रेसिडेंट कहा जा रहा है वो रियल प्रेसिडेंट बन जाएगा अभी का, क्योंकि संविधान खत्म हो गया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो स्पीकर है वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे 26 जनवरी 1950 के बाद। और जब इस तरह तुम्हारा राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट, पहला प्रेसिडेंट बन के बाहर से आगे जाएंगे। समझ में आया ना। देखो अब देखो यहाँ पे देखो 16 अगस्त 1946 को, बताओ, जब देखो जिन्ना का प्लान फेल हो गया ना, जिन्ना को क्या लगा कि उसको बुलाया जाएगा, कांग्रेस तो स्वीकार करेगा ही नहीं कैबिनेट मिशन, मगर कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है इंटरिम गवर्नमेंट बनाने को तैयार है। अब क्या करेगा जिन्ना, भड़काऊ भाषण देगा जिन्ना, बोलेगा कि कांग्रेस ने भी छुरा घोपा है और ब्रिटिश ने भी छुरा घोपा है मुस्लिम एस्पिरेशन के अगेंस्ट। जब वायसरॉय लॉर्ड ओवेल ने इन्वाइट कर लिया कांग्रेस को, बनाओ भाई, तुम जीता है ना 201, बनाओ, तुम बनाओ, तो लीग ने क्या किया, 30 जुलाई 1946 को डिसाइड किया कि डायरेक्ट एक्शन डे होगा, दिखाएंगे कि मुस्लिम कौन है। यानी कि ब्रिटिश के विरोध में बात होगा और कांग्रेस के विरोध में बात होगा। बच्चे लोग नरसंहार हो रहा है भारत में, जो कहते हैं ना दंगा, तो दंगा रियल सेंस में अभी होगा। बहुत गंदा दंगा हो जाता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। देखो यहाँ पे ये देखो डायरेक्ट एक्शन डे, जिसको हम बोलते हैं कलकत्ता ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स भी। और इस वीक, एक वीक में जो इतने लोग मारे गए थे, इसलिए कहा जाता है कि वीक ऑफ द लॉन्ग नाइफ्स। एक ऐसा हफ्ता है जहाँ पे जो छुरा है, जो नाइफ्स है वो बहुत बड़ा है। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब इस वीक में, एक पर्टिकुलर वीक में बहुत सारे लोग का नरसंहार हुआ है। विद्यार्थी लोग यहाँ पे समझो, मुस्लिम ने कहा कि हम स्ट्राइक कर रहे हैं, मैं हिंदू शॉपकीपर ने क्या बोला कि नो, हम खुला रखेंगे, हम स्ट्राइक नहीं करेंगे। तुम्हारा डायरेक्ट एक्शन डे है, हमारा थोड़ी है, तो हिंदू मुस्लिम क्लास करेगा ना वहाँ पे। अच्छा, कोई बोला कि दुकान बंद करो और तुम बोलो कि दुकान हम बंद नहीं करेंगे, क्लास करेगा कि नहीं करेगा, बताओ तो। क्लास कर गया। वाइड स्प्रेड राइट है जी, मैन स्लॉटर किलिंग, बताओ कितने लोग मारेंगे, कितना गलत गलत चीज़ हुआ है। मुस्लिम ने हिंदूज को मारा, हिंदू ने रिटेलिएट किया, सिविल वार वाला सिचुएशन हो गया, गृह युद्ध वाला हो गया जी। लीग इनकरेज, बोला कि ठीक है डायरेक्ट अटैक करो हिंदू पे। सबसे बुरा स्थिति कलकत्ता में था, बॉम्बे में था, नौखाली में था, वही जो बांग्लादेश में अभी, बिहार में था और यूपी में भी था। स्थिति बहुत खराब है। कम्युनल राइट्स पूरा भड़क गया, कलकत्ता से ईस्ट बंगाल, बिहार, पंजाब, हर जगह ही फैल गया, दंगा हो रहा, पूरा भयानक दंगा हो रहा। देखो ना पिक्चर में क्या है स्थिति। तो ईच कम्युनल आउटब्रेक वाज एंडोर्समेंट, यानी कि जितना कम्युनल वायलेंस होगा, जितना दंगा होगा, इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान उतना ही चाहिए। ये दंगा कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रिजल्ट है पाकिस्तान का, क्यों हाथ से निकल गया है। तो देखो जब स्थिति ऐसा हुआ तो बुलाया गया लीग को कि भाई तुम भी आओ, तुम भी इंटरिम गवर्नमेंट ज्वाइन करो।
मामला शांत हो जाए। तुमको चाहिए ना, आ जाओ तुम। तो लीग ने ज्वाइन किया इंटरिम गवर्नमेंट को, लीग भी आया अब ज्वाइन करने के लिए। पहले तो कांग्रेस ने बनाया था, अब लीग भी आया। तो इन लोग को देना पड़ेगा ना कुछ कुछ सीट, सब कुछ कुछ अच्छा अच्छा तुम्हारा पद देना पड़ेगा। देखो तो कलकत्ता राइट से इतना हिला है वॉइस रॉय उस समय कि वॉइस रॉय ने मुस्लिम लीग को बुलाया कि आ जाओ भाई तुम भी इंटरिम गवर्नमेंट में ज्वाइन करो, आओ जल्दी से, ठीक है। उसके बाद लीग ने कहा कि ठीक है। लीग वॉज अलाउड टू ज्वाइन विदाउट गिविंग अप डायरेक्ट एक्शन डे। बताओ, डायरेक्ट एक्शन डे दिया नहीं है, फिर भी जाकर पार्टिसिपेट कर रहा है तुम्हारे, यानी कि वो चल रहा है, दंगा चल रहा है अभी भी। अब लीग देखो, लीग सीरियस नहीं था वर्क को लेकर, लीग को चाहता था कि वो जाए इंटरिम गवर्नमेंट में और जो कांग्रेस करेगा उसका विरोध करेंगे अंदर से, स्टैंड स्टिल हो, यानी कोई काम ही नहीं करने देंगे कांग्रेस को। हाँ, इनफॉर्म देखो, इट रिफ्यूज, जो भी मीटिंग होता था उसको रिफ्यूज़ कर देता था, जो भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि सरकार में जब है तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा बहुत सारा चीज़, सबको रिफ्यूज़ कर देता था। लियाकत अली खान जो फाइनेंस मिनिस्टर था, बताओ उसने नाको दम करके रखा था, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ना बाकी डिपार्टमेंट के फाइनेंस के लिए। बताओ, वो फंड ही रिलीज़ नहीं कर रहा था, बाकी मिनिस्ट्री का हालत ख़राब कर दिया था। हाँ, ये अब तुमको दिख रहा है, कहने का मतलब क्या कि नीचे तो ग्राउंड लेवल पे तो बहुत बड़ा राइट्स हो ही रहा है, तुमको यहाँ प्लेटफॉर्म इंटरिम गवर्नमेंट में भी तुमको वो दिखेगा, वो चीज़ कि एक दूसरे को ब्लॉक करके रख रहा है। स्पेशली ये मुस्लिम लीग चलने नहीं दे रहा है कांग्रेस को। कांग्रेस डिमांडेड, आए बोला कि या तो एटीट्यूड चेंज करो यार अपना, या फिर हट जाओ यहाँ से। तो ड्यू टू बॉयकॉट ऑफ कंसिस्टेंट असेंबली बाय द मुस्लिम लीग, ब्रिटिश फाइनल रूल दैट डिसीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल नॉट बी एप्लीकेबल टू, यानी कि जो भी संविधान बनने जा रहा है वो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज के लिए नहीं रहेगा। संविधान जो होगा वो केवल इधर के लिए रहेगा, मुस्लिम, यानी ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए नहीं रहेगा। क्योंकि अब हो क्या रहा है कि बार बार जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो बैठक हो रहा है तो उसमें ये लोग जा ही नहीं रहा है पार्टिसिपेट करने के लिए, तो फिर वो संविधान कैसे लागू होगा इन लोग के ऊपर। अब बार बार ये डेडलॉक सिचुएशन अंदर जाके भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है मुस्लिम लीग से। तो वॉइस रॉय ने इस तरह का डिसीजन लिया। एटली स्टेटमेंट देखो, तो उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो ब्रिटिश, हाँ यही एटली थे, उन्होंने बोल दिया कि देखो 20 तारीख को बोल दिया कि यस हमारा इंटेंशन भारत को लीव करने का, अब हम भारत छोड़ रहे हैं, है ना। डेट फिक्स होगा जी, द डेट वॉज फिक्स फॉर द ब्रिटिश विड्रॉल सो एज टू पुट प्रेशर, यानी कि हम डेट बोल रहे हैं, डेट बोल रहा है, अब अभी तक डेट नहीं दे रहा था, इसने डेट दे दिया, बोला कि देखो हम ये डेट दे रहे हैं, इस डेट को हम छोड़ देंगे। इंडिया, ये भाई जो तुम लोग का प्रॉब्लम है सुलझा लो यार, तुम लोग फंसे हुए हो, वही मुस्लिम लीग और कांग्रेस को बोला जा रहा है। तो क्या डिक्लेयर किया ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने, क्लेमेंट, इसलिए को बोलते हैं एटली, हाँ क्लेमेंट एटली डिक्लेरेशन है, ये स्टेटमेंट है। बोला कि 30 जून 1948 को, देख रहे हो, हालांकि उससे पहले ही आज़ादी मिल गया भारत को, 30 जून 1948 को ये लास्ट डेडलाइन टाइम है, हम भारत को छोड़ देंगे। यानी कि भारत को आज़ादी कब मिलने वाला था? 30 जनवरी 1948 को मिलने वाला था। कहने का मतलब ये है, यदि कोई भी कंक्लूजन रीच नहीं हुआ, हाँ यदि संविधान पे कोई भी बैठक नहीं हुआ, कुछ भी हुआ, फिर भी हम छोड़ देंगे। तो पावर वुड बी ट्रांसफर आइदर सम फ्रॉम द सेंटर और प्रोविंस इफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज नॉट रिप्रेजेंटेड। अब यदि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोग सब नहीं ठीक से रिप्रेजेंटेड हुए तो या तो हम प्रोविंस के हवाले छोड़ देंगे या सेंटर के हवाले छोड़ देंगे, मगर हम छोड़ देंगे। तो एटली का डिक्लेरेशन आ चुका है कि अब एटली यानी कि ब्रिटेन अब नहीं चाहता है कि इंडिया पे काबिज रहे, सत्ता पे रहे, वो अब छोड़ रहा है, अब वो छोड़ना चाहता है, इसलिए बोल रहा है कि जितना भी डिफरेंस है भाई ख़त्म करो अपना। तो देखो, अब इस काम के लिए कि जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो, इसके लिए एक बहुत बड़े कमांडर, समझे, बहुत बड़े कमांडर को अपॉइंट किया गया एज अ वॉइसरॉय के रूप में, जिसका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। तो देखो, ये बहुत फटाफट चीज़ को लेके आते हैं, और ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया है, क्योंकि भारत आज़ाद होने के बाद भी गवर्नर यही रहे थे हमारे, 48 तक रहे थे। इंडिया ने बोला कि ठीक है आप ही रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या क्या हुआ इनके टाइम में, देखो डिकी बर्ड प्लान, डिकी बर्ड मतलब वही, इनको ही माउंटबेटन का ही दूसरा नाम है। डिकी बर्ड प्लान 1947 में आया था, वही डिकी बर्ड प्लान तुम्हारा माउंटबेटन का ही सोच है, वही लास्ट गवर्नर जो होने वाले हैं। इसको बोलते हैं प्लान बाल्कन। इसमें क्या था स्टूडेंट, बढ़िया समझना, एक एक चीज़ समझना। सून आफ्टर द अराइवल ही, देखो तुरंत भारत में आया, तुरंत लीडर से बातचीत कर, बहुत सारा मीटिंग हुआ भारत में, समझे ना। हाँ, द मेन प्रोपोजल ऑफ दिस प्लान वाज टू प्रोविंस शुड बिकम फर्स्ट इंडिपेंडेंट सक्सेसर ऑफ स्टेट रादर देन, यानी कि पहले प्रोविंस को आज़ादी दिलाओ, समझे। ऑल द जैसे मद्रास, बॉम्बे, यूनाइटेड प्रोविंस जितने भी हैं, पहले उसको इंडिपेंडेंट दिलाते हैं, उसको पहले इंडिपेंडेंट करने का बात था। अब फिर स्टेट सोचेगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उसको पार्टिसिपेट करना है कि नहीं करना है, तो थोड़ा सा गड़बड़ है ये भी। ऐसे में तो स्टेट भाग जाएगा, बोलेगा हम खुद इंडिपेंडेंट रहेंगे, फिर एक इंडिया श्रेष्ठ भारत का, श्रेष्ठ इंडिया का बात ही नहीं होगा यहाँ पे। ये प्रॉब्लम, नेहरू जी ने कहा कि नो यार, ये तो बल्कनाइजेशन हो जाएगा इंडिया का, इंडिया तो छोटे छोटे भाग में टूट जाएगा, ये गलत प्लान है, ये प्लान हम बिल्कुल एक्सेप्ट करने नहीं देंगे। तो ये प्लान कैंसिल हो गया। हाँ, तेज़ी से प्लान आएगा। देखो फिर गांधी जी का मीटिंग हुआ माउंटबेटन से,
तो गांधी जी ने सजेस्ट किया माउंटबेटन को कि, है ना, सजेस्टेड माउंटबेटन ही कुड आस्क जवाहरलाल नेहरू से पूछिए, क्या जवाहरलाल नेहरू स्टेप डाउन करेगा, मोहम्मद अली जिन्ना को ही बना देते हैं अनडिवाइडेड इंडिया का प्राइम मिनिस्टर। समझ रहे हो ना? नहीं, गांधी जी चाहते थे कि किसी भी कॉस्ट पे इंडिया पाकिस्तान ना हो। अरे जिन्ना तुमको बनना है, तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाओ यार, शांत रहो, तुम अनडिवाइडेड एक भारत का तुम बन जाओ प्राइम मिनिस्टर। मगर देखो उस समय नेहरू जी और सरदार वल्लभ पटेल ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, गांधी जी का सजेशन टेनेबल नहीं है, मानने वाला नहीं है, कुछ नहीं अल्टरनेटिव बचा है, अब होगा ही होगा, पार्टीशन होगा, क्योंकि स्थिति बहुत खराब हो चुका है देश में। बात समझे? तो माउंटबेटन अब कन्विंस्ड हो गया, जैसे कैबिनेट मिशन में देखो कहीं पाकिस्तान का बात नहीं था, अब कन्विंस हो गया कि कोई चॉइस नहीं बचा है, पार्टीशन तो होना ही होना है। आफ्टर देखो उसके बाद क्या हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन हेल्ड ए फाइनल डिस्कशन विद कांग्रेस, लीग एंड सिख मेंबर्स एंड फाइनलाइज द पार्टीशन प्लान। देखो पार्टीशन प्लान हो गया, सभी स्टेक होल्डर से मिलकर पार्टीशन प्लान हो गया। बट गांधी जी खुश नहीं है। गांधी जी बोले कि यदि पार्टीशन होगा तो हमारा मरा हुआ शरीर पे होगा। हाँ, ऐसे नहीं होने वाला है। गांधी जी हार गए कि नो, पार्टीशन नहीं होना चाहिए, और फिर भी पार्टीशन होगा। गांधी जी को झुकना पड़ा यहाँ पे। देखो गांधी जी क्या बोलते हैं, यदि कांग्रेस चाहती है कि पार्टीशन हो तो ये मेरे डेड बॉडी पे होगा, जब तक हम जिंदा है तब तक हम पार्टीशन होने नहीं देंगे। गांधी जी का स्टेटमेंट है ये। अब देखो गांधी जी पे क्या आरोप लगता है कि गांधी जी ने ही पार्टीशन करवाया है, लगता है ना गांधी जी पे आरोप। समझ रहे हो ना कितना गलत गलत प्रचार है यूथ के बीच में। गांधी जी किसी भी सूरत में नहीं चाहते थे। देखो ना तुम मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी जी के टॉक में भी तुमको पता चलेगा वो चीज़। देखो 3 जून 1947 और पार्टीशन वाला चीज़ आएगा कि इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर, ठीक है, ग्रांट डोमिनेंट स्टेटस, यानी कि वो भी आस्ते आस्ते पीसफुल एग्जिट हो जाएगा। पंजाब और बंगाल असेंबली, उसने देखो अब उसने क्या बोला कि पार्टीशन करना है। पंजाब ने और बंगाल ने क्या बोला कि पार्टीशन करना है। सिंध बोला कि सिंध अपना डिसाइड करेगा, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सेलेक्ट रेफरेंडम होगा। यानी कि किस तरह तुम्हारा पार्टीशन होने जा रहा है। 2 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेंगे इंडिया और पाकिस्तान के लिए। कांग्रेस वांट्स यूनाइटेड, कांग्रेस चाहते थे यूनाइटेड इंडिया रहे। अब देखो यूनाइटेड इंडिया किस सेंस में, प्रिंसली स्टेट, इंडिपेंडेंस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स रूल आउट, यानी कि प्रिंसली स्टेट क्यों अलग हो, प्रिंसली स्टेट तो भारत का ही हिस्सा होना चाहिए। नंबर 1, इंडिपेंडेंस ऑफ बंगाल रूल आउट, यानी कि बंगाल का भी इंडिपेंडेंस नहीं होना चाहिए। और क्या ये हैदराबाद जो पाकिस्तान में जाना चाहते थे ये भी रूल आउट होना चाहिए। हैदराबाद बोला था ना, बाद में ऑपरेशन पोलो करके लिए ना मंदिर तो। और जल्दी से जल्दी बाउंड्री कमीशन बनाया जाए जो कि इंडिया पाकिस्तान का लाइन खींचे, ये बात है। तो इंडिया वुड बी डिवाइडेड, बोला कि इंडिया इस तरह डिवाइडेड होगा कि मैक्सिमम यूनिटी मेंटेन्ड है। यानी कि देखो अभी भी यही ना है, अधिकतर तो इंडिया में ही है वो हिस्सा, कुछ हिस्सा उधर चला जाएगा। पाकिस्तान क्रिएट हो, जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा हो, अधिकतर इंडिया यूनाइटेड ही बन के रहे, ये सोच था। मगर तरीका क्या था कि पंजाब और बंगाल असेंबली में क्या है, पार्टीशन का वोटिंग होगा। सिंध खुद डिसाइड करेगा कि उसको पाकिस्तान में जाना है कि इंडिया में आना है। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सेलेक्ट मतलब वही आसाम वाला एरिया, वहाँ पर रेफरेंडम होगा, प्लेबिसाइड होगा। देखो अब क्या क्या हुआ, देखो यहाँ पे। तो 15 जून 1947 फिर कॉन्फ्रेंस हुआ, ऑल इंडिया का सब हुआ। फाइनली माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया गया। गांधी जी ने कहा कि ठीक है, गांधी जी देखो अब गांधी जी क्या करेंगे, गांधी जी बेबस है। गांधी जी ने कहा ठीक है चलो हम पार्टीशन स्वीकार करते हैं, मगर लीडर्स तुम लोग पार्टीशन ऊपर से सपोर्ट करो, मत दिल से मत सपोर्ट करना। दिल से मतलब क्या है कि हम लोग अलग नहीं हुए हैं, दिल से भाई भाई रहेंगे, मन से नहीं करना है, समझे ना। अब देखो मौलाना आज़ाद साहब और खान अब्दुल गफ़र खान, बताओ खान अब्दुल गफ़र खान तो वो बलूचिस्तान से था, इसको पाकिस्तान जाना ही नहीं था। तो इन्होंने कमेंट किया कि देखो गांधी जी हमारे पीठ के पीछे घोपे हैं, पीठ के पीछे खंजर घोपा है, गलत हो गया। इतना दिन तक संघर्ष करते रहे, हम पाकिस्तान में चल गए, बताओ हमको पाकिस्तान जाना ही नहीं था। देखो क्या बोले, वही खान बहुत एंग्री हो गए, समझे, बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है। एंड सॉक्ड बाय रेफरेंडम ऑफ, यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का रेफरेंडम हो गया, वो चला गया उस तरफ पठान से, क्योंकि पठान ने हमेशा सपोर्ट किया कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को अपोज किया है। इनका जो खुदाई खिदमगार था ना जी, है ना, बताओ उसको तो भेड़ बकरी की तरह खा जाएगा। तो इसलिए ये लिखते हैं कि आपने हमें पीछे से खंजर घोपा है, ये नहीं पता था कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा। हमने तो मुस्लिम लीग का हमेशा विरोध किया है, अब उसी मुस्लिम लीग के साथ कॉपरेट करना पड़ेगा हमें, और अब पाकिस्तान का हिस्सा बन के रहना पड़ेगा। तो देखो दोनों मुस्लिम हैं, दोनों ने विरोध किया इस पार्टीशन प्लान को।
पार्टीशन कमेटी एंड पार्टीशन काउंसिल। देखो, पार्टीशन कमेटी वॉज फॉर्म्ड विच वॉज चेयर बाय लॉर्ड माउंटबेटन थे। पहले कमेटी बना, फिर काउंसिल बना, देखते जाओ। ऑब्जेक्टिव क्या था, किस तरह पार्टीशन होना पड़ा, कि किस तरह पार्टीशन होगा, समझे ना। हाँ, बाद में पार्टीशन कमेटी में और मेंबर जुड़ गए तो पार्टीशन काउंसिल हो गया। देखो, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लियाकत अली और अब्दुल राफ निस्तार, यानी कि उधर से भी 2 कांग्रेस मेंबर है, इधर से तुम्हारा मुस्लिम लीग के मेंबर है। बाद में देखो सी राजागोपालाचारी भी ऐड हुए और मोहम्मद अली भी जिन्ना भी ऐड हुआ है उसमें काउंसिल में, समझ रहे हो ना। हाँ, पहले कमेटी था, ये पार्टीशन कमेटी है, उसमें 2 मेंबर और जोड़ दिया गया, एक मेंबर उधर से, एक मेंबर इधर से। ये डिसाइड करेगा। देखो, 15 अगस्त 1947 फ्रीडम विथ पार्टीशन, आज़ादी मिलेगा। और पहले क्या होगा, इसलिए 14 अगस्त है बच्चे लोग, एक दिन पहले ही पार्टीशन होगा, तब फिर आज़ादी होगा। पार्टीशन का मतलब ही पाकिस्तान आज़ाद हो गया। प्लान वॉज पुट इन टू इफेक्ट विदाउट द, कोई भी डिले नहीं, फटाफट हो गया। ब्रिटिश वांटेड टू सिक्योर कांग्रेस एग्रीमेंट टू द डोमिनियन स्टेटस। एट द सेम टाइम ब्रिटिश कुड एस्केप द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द, यानी कि ब्रिटिश भागना चाह रहा था इस चीज़ की, कि ब्रिटिश पे आरोप नहीं लगना चाहिए, ब्रिटिश के वजह से इतना कम्युनल वायलेंस हुआ। ब्रिटिश तुरंत पावर छोड़ के भागना चाह रहा था। अब देखो, पंजाब और बंगाल ने क्या किया, बोला कि हमको पार्टीशन चाहिए, यानी कि हम पाकिस्तान चाहिए। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली था बंगाल का, पंजाब का, उसने बोला कि नो, हम पार्टीशन चाहिए। तो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल ने पाकिस्तान को ज्वाइन किया था, इसलिए पाकिस्तान 2 बन गया ना, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। सिंध, देखो, सिंध ने डिसाइड किया कि पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में क्या, और सेलत में क्या रेफरेंडम होने जा रहा था, याद है ना स्टूडेंट। जो रेफरेंडम हुआ तो उससे क्या हुआ, तुम्हारा ईस्ट बंगाल में आ गया, कहने का मतलब वो भी पाकिस्तान की तरफ चला गया, बांग्लादेश में। और फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में हुआ तो वो भी पाकिस्तान में चला गया, तभी तो अब्दुल गफर खान नाखुश थे। आया समझ में ना। तो इस तरह पाकिस्तान बन गया। यहाँ पे फिगर देखो, देख रहे हो बच्चे लोग, सेलेक्ट आया कि नहीं आया बांग्लादेश में। उधर देखो, ईस्ट बंगाल ने पाकिस्तान, ईस्ट बंगाल मतलब क्या, ईस्ट पाकिस्तान। वेस्टर्न पंजाब चला गया ना उस तरफ, इसलिए पंजाब उस तरफ है कि नहीं है। सिंध देखो, सिंध भी चला गया। बलूच देखो, बलूच भी चला गया ना उधर का, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर सब चला गया। तो वो ईस्ट पाकिस्तान बन गया ऑल टुगेदर। और ये तुम्हारा, अब हैदराबाद भी जाना चाह रहा था, हैदराबाद नहीं गया। कश्मीर का भी इशू हुआ, जूनागढ़ का भी इशू हुआ, जानते हो, जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस में पढ़ोगे इसके बारे में, समझ रहे हो ना। हाँ, यहाँ पे देखो, तो वाई ब्रिटिश क्यों रेडी हुआ विड्रॉल करने के लिए, छोड़ने के लिए क्यों कोशिश की, क्योंकि जानते हो कि नेशनलिज्म इतना ऊपर हो चुका है कि हर पीपल ही तैयार है कि ब्रिटिश रूल से हम निजात पाएँ। नेशनलिस्ट फीलिंग तो अब ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री फोर्स में आ गया था। देखे थे ना 1947 का नेवल म्यूटिनी बच्चे लोग। तो अब इंडिया में ब्रिटिश नहीं रह सकता। ब्रिटिश का स्ट्रेटेजी देखो, कॉन्सिलेशन एंड रिप्रेशन, अब दोनों ही फेल कर गया। जो लॉलीपॉप देने का जो तरीका था ब्रिटिश का कॉन्सिलेशन का, और लाठी डंडा मारने का जो तरीका था रिप्रेशन और सप्रेशन का, दोनों ही फेल कर गया। उसका दोनों का लिमिटेशन है। क्रिप्स मिशन के बाद क्या, देखो क्रिप्स मिशन के पास ब्रिटिश पास कुछ था ही नहीं देने के लिए, क्योंकि ऑल टुगेदर जो क्रिप्स मिशन में दिया है वो सबसे लास्ट है। तो क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता है। दूसरी बात है कि कितना मारोगे। अब आदमी यहाँ शांत रहने वाला नहीं है, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट में दिख गया कि आदमी किस लेवल तक जा सकता है, वॉयलेंट प्रोटेस्ट भी कर सकता है। वही देखो, क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद ये कन्विंस्ड हो गया कि बहुत जल्दी ही पावर सौंप के जाना पड़ेगा। और रॉयल इंडियन नेवल म्यूटिनी हुआ 1946, उससे भी पता चल गया कि जो आर्मी जो अभी तक लॉयल था ब्रिटिश को लेके, अभी वो भी लॉयल नहीं है। तो सिचुएशन बन चुका है, ब्रिटिश को छोड़ना ही पड़ेगा। यहाँ पे देखो वाई इंडिया क्यों एक्सेप्ट किया गया, वही देखो पार्टीशन होगा तो कहीं ना कहीं पार्टीशन एक पीपल का ही विल है, क्योंकि पीपल ही तो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान बने। रेफरेंडम भी हुआ ना, वहाँ का असेंबली ने भी स्वीकार किया ना। हाँ, बंगाल का सेलेट का असेंबली भी स्वीकार किया ना। यहाँ का रेफरेंडम भी हुआ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का, सिंध ने भी ज्वाइन किया ना, यानी कि पीपल को भी एस्पिरेशन है। हाँ, समझ रहे हो ना बच्चे लोग। कांग्रेस लीडर ऐसे बोलते, कांग्रेस ने क्लेम किया ये चीज़। होप डैट इट इज़ नॉट ए फाइनल सेटलमेंट, बट ये फाइनल सेटलमेंट नहीं, ये टेम्प्रेरी अरेंजमेंट है। हम बिलीव करते हैं कि पार्टीशन के बाद भी रीयूनियन हो सकते हैं, इससे कम्युनल वायलेंस खत्म हो जाएगा। अभी सिविल वार वाला जो सिचुएशन है उससे निजात पा सकेंगे। और कांग्रेस और लीग तो कभी काम ही नहीं कर सकता, क्योंकि जब गया था तो लियाकत अली खान किस तरह बिहेव कर रहा था इंटरिम गवर्नमेंट में। इससे अच्छा है कि पाकिस्तान बन जाए, वही ठीक है। नेहरू जी का मानना क्या था कि वहाँ जब ब्रिटिश लेफ्ट हो जाएगा तो हिंदू और मुस्लिम का जो डिफरेंसेस है वो ठीक हो जाएगा और यूनाइटेड इंडिया हम बन सकते हैं। पार्टीशन एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। पार्टीशन वुड बी पीसफुल। पाकिस्तान पीसफुल होगा यदि पाकिस्तान का बात मान लिया जाए। मगर सबसे बड़ी बात है कि क्या हुआ, ऐसा नहीं हुआ। देखो, तो गांधी जी अपोज द आइडिया ऑफ पार्टीशन। हाँ, गांधी जी ने कहा था ना कि मेरे डेड बॉडी के ऊपर होना चाहिए, मगर बाद में गांधी जी को भी बात मानना पड़ा।
क्योंकि गांधी जी ने जब देखा कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो पंजाब और बंगाल का, उसने पार्टीशन को सपोर्ट किया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बलूचिस्तान, सिंध सब पाकिस्तान को ज्वाइन किया, तो गांधी जी को भी पता चल गया कि नो, पीपल जो चाहेगा वही होगा, हमारे सोचने से नहीं हो सकता है। तो गांधी जी को भी ये रियलाइज हुआ कि पार्टीशन तो होना ही है, ठीक है। तो इसलिए गांधी जी ने सबसे आह्वान किया कि ठीक है पार्टीशन कर लो, मत दिल से मत करना। और गांधी जी ने उस समय ये भी बोला कि हम फिर अनशन पर बैठेंगे ताकि इंडिया और पाकिस्तान को एक कर सके। मैं जानते हो गांधी जी के बाद, उसके बाद गांधी जी का डेथ हो गया, गोली मार दिया गया। समझ रहे हो ना, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट देखो अब हो गया। तो जुलाई 5, 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास कर दिया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, हाँ, जो कि माउंटबेटन प्लान के बेस्ड पे था वो, कि भारत को, हाँ, एक्ट गॉट रॉयल एसेंट ऑन, देखो इसको एसेंट मिला, हरी झंडी मिला जून 18, 1947 को। यहाँ से 2 डोमिनियन स्टेट तैयार हुआ, इंडिया पाकिस्तान। और जो बाउंड्री डिसाइड होगा उसमें एक बाउंड्री कमीशन बैठेगा, और उसमें जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे, रेडक्लिफ होंगे। तो देखो इंडिया पाकिस्तान, इंडिया को आज़ादी मिला 15 अगस्त 1947 को, और पाकिस्तान पहले चूँकि पार्टीशन हुआ है तब फ्रीडम मिला है, इसलिए 14 अगस्त 1947 को। अब देखो सवाल ये उठा कि ये जो गवर्नर जनरल जो है लास्ट में, जो लॉर्ड माउंटबेटन है ना, तो कहा गया कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनता है तब तक ये दोनों को कॉमन रख लीजिए आप। तो उस समय जिन्ना ने बोला कि नहीं, हम ही बनेंगे गवर्नर जनरल। तो जिन्ना बन गया गवर्नर जनरल पाकिस्तान का। इंडिया का उदारवादी देखो, इंडिया का सोच, इंडिया ने बोला कि ठीक है लॉर्ड माउंटबेटन नहीं रहेंगे जब तक संविधान पे काम ना हो जाए। तो इसलिए देखो भारत आज़ाद होने के बाद भी लॉर्ड माउंटबेटन ही गवर्नर जनरल थे फ्री इंडिया का भी। तो पूछेगा कि कौन ऐसे ब्रिटिश ऑफिशियल हैं जो कि गवर्नर जनरल रहे हैं फ्री इंडिया में भी, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन है। देखो 15 अगस्त से लेकर 1948 तक वो रहे हैं बन के, समझे ना हम। तो इस एक्ट में जो एक्ट पास किया गया वहाँ से ब्रिटिश पार्लियामेंट से, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इसमें क्या था कि कॉमन गवर्नर रह सकते यदि दोनों एग्री कहिए तो। मैं जानते को जिन्ना को ये पसंद नहीं था, जिन्होंने बोला कि नो, अब जब सेपरेट हो ही गया है, इंडिपेंडेंट हो ही गया, तो हम ही बनेंगे गवर्नर जनरल। समझ गए ना। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ बोथ द स्टेट्स वेयर में, अब जैसा आपको संविधान बनाना है आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी संबंध अभी फिलहाल जब तक संविधान ना बन जाए तब तक आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से चलिए, बिल्कुल उसी तरह कैरी हुआ है। तो बाउंड्री कमीशन देखो, बाउंड्री कमीशन को अपॉइंट कौन किया था, लॉर्ड माउंटबेटन ने किए थे। और उसमें देखो इनका ये रेड क्लिफ का पिक्चर है वो। अब देखो मेन क्या था कि वो बाउंड्री डिमार्केट करना, यानी कि बाउंड्री ऑफ पंजाब बंगाल इस तरह करना है ताकि मुस्लिम वाला जो एरिया हो वो अलग हो जाए। क्योंकि जब आप इसलिए ना बना रहे हो पाकिस्तान ताकि मुस्लिम का संख्या ज़्यादा रहे उस तरफ, तो बोला कि बाउंड्री इस तरह डिमार्केट करना है बंगाल और पंजाब का कि सो एज टू इंश्योर कंटिन्यूस, यानी कि कंटिन्यूटी में रहे मुस्लिम सब और नॉन मुस्लिम सब इधर रहे, हिंदू इंडिया के साइड में रहे। और बाउंड्री कमीशन ने ये रिपोर्ट सौंपा तुम्हारा अगस्त 12, 1947 को। तो माउंटबेटन डिड नॉट मेक द पब्लिक, मतलब पब्लिक ओपिनियन, यानी कि वो बताया नहीं कि बाउंड्री कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दिया इस तरह कटेगा। एक तो ये जो आदमी है रेड क्लिफ, इसके बारे में तुम लोग को पोस्ट इंडिपेंडेंस में बताया जाएगा कि इसको कोई एक्सपर्टीज़ नहीं था इस चीज़ का, ये एक लाइन ड्रॉ कर दिया बस, ये भी आरोप लगता है। तो ये इन्फॉर्मेशन पहुंच नहीं पाया। 12 अगस्त को तो आया और 15 अगस्त को आज़ादी मिल गया, तो इन्फॉर्मेशन जा नहीं पाया स्टूडेंट। इसके वजह से बहुत सारा तुम्हारा ट्रेजेडी सब भी हुआ है। यदि पहले ही पता चल जाता कि आज़ादी मिल रहा है, पार्टीशन हो रहा है, तो शायद मामला थोड़ा दूसरा भी हो सकता था। देखो, तो माउंटबेटन डिड नॉट मेक द पब्लिक डिड नॉट अवार्ड पब्लिक ऑन 12 अगस्त, रेदर इट वॉज अनाउंस ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बताओ, जब भारत आज़ाद होने वाला था उस समय बोला गया कि पार्टीशन भी होगा, तो बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो जाएगा ये। तो 72 डेज के अंदर ही पार्टीशन द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। देख रहे हो ना, लॉर्ड माउंटबेटन जब आए, मात्र कह सकते हो कि 2.5 महीना के अंदर उन्होंने जो भारत उस समय भी दुनिया का सबसे सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री था, उसको उन्होंने बस 72 दिन के अंदर ही डिवाइड कर दिया। इसका मतलब बहुत तेज़ी से डिवाइड हुआ है। वही बात है, जवाहरलाल नेहरू ने शपथ लिया है, वर्ड्स है ना, ये बिल्कुल इन्होंने लिया था कि जब दुनिया सो रहा है तो हम जग रहे हैं, क्योंकि भारत आज़ाद हो गया है। तो यहाँ पे देखो सवाल ये है कि कितना बड़ा ट्रेजेडी हो गया। 1947 में हमें आज़ादी मिला, 300 साल का गुलामी ब्रिटिश का झेले हम, वही यूरोपियन पावर का झेले हैं, तब जाके ब्रिटिश हटा। और मिला तो क्या मिला कि एक देश 2 देश में कन्वर्ट हो गया, एक में हिंदू मेजॉरिटी कंट्री इंडिया रहेगा और एक तुम्हारा मुस्लिम मेजॉरिटी। ये क्या मिला? हाँ,
उसका देखो सबसे दुनिया में जो सबसे बड़ा ट्रेजेडी हुआ है वो ह्यूमन हिस्ट्री में वो इंडिया में ही हुआ। हाँ, मुस्लिम्स इधर से उधर जा रहे हैं, उन लोगों को खुद पता नहीं कि हम लोग रह कहाँ पे रहे हैं। जो कम्युनिटीज़ लगभग 1,000 साल से एक साथ रह रहे थे, अब एक दूसरे का चेहरा देखना नहीं चाहते हैं, लड़ रहे हैं। सिख लड़ रहे हैं हिंदू से, सिख लड़ रहे हैं मुसलमान से, मुसलमान लड़ रहा है हिंदू से, ये परिस्थिति है। तो बंगाल, पंजाब और बंगाल में तो बहुत बुरा स्थिति हुआ। स्टूडेंट जान रहे हो ना, देखो वहाँ पे पिक्चर भी दिया गया। हाँ, सेक्सुअल वायलेंस हुआ, मास एबडक्शन हुआ, फोर्सफुल कन्वर्जन हुआ, क्या नहीं हुआ है। 75,000 वुमेन के साथ गलत चीज़ हुआ है। मतलब बता, ऐसा आज़ादी किस काम का? इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ आज़ादी मिला, बट एट व्हाट कॉस्ट? क्या इसी चीज़ के लिए आज़ादी चाहिए था हमें? क्या वेरी बैड। तो देखो यहाँ पे, तो क्या हमें खुश होना चाहिए कि हमें दुखी होना चाहिए? देखो, द पीपल ऑफ पंजाब एंड बंगाल वेर मोर कन्फ्यूज्ड। बताओ, वो लोग को पता नहीं है कि कहाँ पे हम हैं। इनफैक्ट मुसलमान जो है वो बताओ लखनऊ सिटी में मुस्लिम लीग का झंडा फहरा रहा है कि आज़ाद हो गए, उसको खुद पता नहीं कि वो कहाँ पे है। इतना कन्फ्यूजन, समझ पा रहे हो ना? होप सो समझ में आ गया। पीपल डिड नॉट रियलाइज पार्टीशन। पीपल को पता नहीं है कि पार्टीशन का मतलब आदमी एक जगह से दूसरा जगह जाएगा, समझे ना? यानी कि बहुत बड़ा गैप था लीडर और मासेस के बीच में, कि लीडर भी नहीं समझा पाया। और देखो दूसरी बात है कि जो लॉर्ड माउंटबेटन, बताओ, आज़ादी से रात में बोला कि पार्टीशन भी हो रहा है, तो लोग तो अफरा तफरी मच जाएगा ना, और बहुत भयानक दंगा हो जाएगा। तो जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ है, इसने बहुत सारे घाव को दिए हैं, बहुत सारे घाव को जन्म दिया, जो कभी भी हिल नहीं हुआ। अभी भी इंडिया पाकिस्तान का इशू चलता ही चलता है, समझ गए ना? मॉडर्न इंडिया कंप्लीट कर दिए हैं स्टूडेंट। देखो, स्टार्ट इसी तरह हुआ था मॉडर्न इंडिया। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, एरा ऑफ कंपनीज, रिवोल्ट एंड मूवमेंट, एरा ऑफ क्राउन, गांधीयन फेज, और उसके बाद भारत को मिल गया आज़ादी, बट एट व्हाट कॉस्ट? समझ गए ना? कंप्लीटेड।